वेरी गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज योर मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश भी होंगे क्योंकि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और बहुत अच्छी वैकेंसी के साथ ये हमारे नोटिफिकेशन हमारे सामने होती है। सबसे पहले इस सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये बता दें आपको। दैट मीन्स कि वो सारे डाउट्स जो आपके फॉर्म भरने से पहले आपके जहन में होता है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ, अगर एलिजिबल हूँ तो एज क्राइटेरिया के अंदर आ रहा हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आ रहा हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ और फॉर्म भरने के लिए फॉर्म भरने के बाद क्या मैं इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकता हूँ, या उससे पहले एक और पॉइंट कि भाई क्या क्या पोस्ट हैं कि मैं जो फॉर्म भर सकता हूँ मैं किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ। ये तमाम पहलू पे मैं चर्चा करने वाला हूँ इस सेशन में। सो एसएससी सीजीएल मतलब आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब का एक बहुत चहिता पोस्ट कह सकते हैं आप इसे, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, इस पे चर्चा होना बहुत आवश्यक है। सो सारे पोस्ट के डिटेल्स पे चर्चा होने वाली है, क्वालिफिकेशन, एज, सिलेबस, फुल स्ट्रैटेजी पे ही बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। सैलरी प्लस लाइफ एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ, और यू कैन से कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। प्रीवियस वैकेंसीज के ट्रेंड को भी देखेंगे हम लोग, ताकि आपको अपने इस साल के वैकेंसी का एक एक्सपेक्टेशन या फिर ट्रेंड समझ में आ जाए, क्योंकि आपको मालूम होगा कि एसएससी पहले से ही आपका जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो जाहिर नहीं करता है, लेकिन उस ट्रेंड को ऑब्जर्व करने के साथ साथ आपके जहन में एक उम्मीद रहेंगी हाँ भाई इसके आसपास तो नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा ही। वैसे ही आपकी जब तैयारी होती है तो उसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ खास उसको दिमाग में ना ला के अगर हम नंबर्स पे काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या खास है। सबसे पहले एसएससी सीजीएल का एक बार ओवरव्यू चेक करते हैं हम लोग कि क्या ओवरव्यू है, मतलब कि क्या क्या कब ये नोटिफिकेशन आया है, कब क्या हमें करना है, कितने टीयर के एग्जामिनेशंस यहाँ पे हैं। तो एसएससी सीजीएल 2021 मतलब एग्जामिनेशन तो 22 में ही होने वाला है। ऑफ कोर्स जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बॉडी है वो एसएससी सीजीएल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है। कैटेगरी हमारे प्योर गवर्नमेंट जॉब है, एग्ज़ाम हमारा ऑनलाइन है और एग्जामिनेशन नेशनल लेवल है। कब से ये फॉर्म भरा जाना है तो ऑफ कोर्स हमारा कल से, दैट मीन्स कि 23 दिसंबर से, मतलब कि ये फॉर्म का नोटिफिकेशन आ चुका था, आप कल से ही रात में भरना शुरू कर सकते थे और ये 23 जनवरी तक आप भर सकते हैं रात के 11:59 तक। और एग्जामिनेशन का मोड जो रहने वाला है वो भी ऑनलाइन है। एक फेज़ आपका जो है वहाँ पे पेन और पेपर का इस्तेमाल है, लेकिन वो इनिशियली नहीं है, वो मैं बाद में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। कौन से लोग एलिजिबल हैं तो ऑफ कोर्स जो इंडियन सिटीजन है, साथ में जो ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन, दैट मीन्स की इन द सेंस आप कह सकते हैं किसी भी डिसिप्लिन से आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ पोस्ट के लिए कुछ डिमांड रखे गए हैं, उसको हम देखेंगे एक एक करके। एग्जाम फेजेज एंड ड्यूरेशन, कितने फेजेज हैं एग्जामिनेशन के और क्या ड्यूरेशन है उस पर बात करते हैं। सो वी हैव टीयर 1 दैट इज ऑफ 60 मिनट्स एंड टीयर 2 दैट इज ऑफ 120 मिनट्स एंड आपका टीयर 3 जो कि 60 मिनट्स का है और टीयर 4 यहाँ 120 मिनट्स जो है वो पर सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पर सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ, लेकिन पर सब्जेक्ट यहाँ पे 120 होगा। और टीयर 4 जो है 45 मिनट्स का। टीयर 4 जो आपका है ना वो आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और ये सब सारे टेस्ट होंगे। ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारा है वो है ssc.nic.in, जहाँ पर आप तमाम चीज़ें देख सकते हो अपने इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जितने भी अपडेट्स हैं वहाँ जाके चेक कर सकते हो। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ। इस एग्जामिनेशन का जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि भाई किस समय हम क्या देख सकते हैं, एग्जामिनेशन कब होने वाला है, कब फॉर्म भरना है हमें, कब पेमेंट करनी है फॉर्म की, ये सारी चीज़ें। तो एसएससी सीजीएल इंपॉर्टेंट डेट्स में एक्टिविटी हमारे पास जो है ऑफ कोर्स यहाँ पे एक तो नोटिफिकेशन रिलीज डेट है वो जो कि 23 तारीख है। 23 को आपका दैट मीन्स बीता हुआ कल को आपको नोटिफिकेशन आता है और आप 11:30 बजे रात से 23 जनवरी को भी 11:30 बजे रात तक ही, 11:59 नहीं है 11:30 है वहाँ पे जो आप कर सकते हो। और फॉर्म जो पैसे जो हमारे पास पेमेंट करने का जो सही समय है इन द सेंस 26 जनवरी तक आप कर सकते हो। आप अगर ऑफलाइन चलान करते हो तो, अगर आप लास्ट डेट हमारे पास है थ्रू जो पेमेंट ऑफ चलान दैट इज़ 27 जनवरी। और एक विंडो ओपन करते हैं एसएससी वाले हमेशा, वो है करेक्शन ऑफ द फॉर्म। उसके बारे में भी बता दिया गया है कि 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आपको वो करेक्शन अगर कुछ करना है आपको तो वो एडिट वेडिट कर सकते हैं आप उसमें। बाकी जो एग्जामिनेशन है, क्योंकि ओवरव्यू पे जब बात हो ही चुकी है, इंपॉर्टेंट डेट्स की जब बातें चल रही हैं, तो वी मस्ट टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेड और टेंटेटिव डेट ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन। टीयर 1 हम अप्रैल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगर अप्रैल की बात करें तो वी मस्ट एक्सपेक्ट मिड ऑफ अप्रैल के बाद, मतलब कि ऐसा कुछ अभी से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो चीज़ें हैं, क्योंकि एडमिट कार्ड का भी बात बताया गया है अप्रैल ही, और तो उसके बारे में इसका मतलब क्लियर है कि फर्स्ट 10 डेज़ में हम कहीं एडमिट कार्ड देख सकते हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। और टीयर हमारे पास टीयर 1 का जो एग्जामिनेशन है वी मस्ट एक्सपेक्ट
आफ्टर 15th ऑफ अप्रैल, ऐसा कुछ 15 अप्रैल के आसपास। सो वक्त के बारे में बात करें तो वी हैव अप्रोक्सीमेटली 100 डेज, मतलब अब इस प्लानिंग को हम अगर आगे जाके बात कर रहे होंगे स्ट्रैटेजी पे, तो हम ये जरूर बात करेंगे कि अगले 100 डेज का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए टियर 1 में बेस्ट स्कोर करने के लिए। आगे बढ़ता हूँ, एक करके बात करते हैं यहाँ पर कि यार एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और आपका एज क्राइटेरिया क्या है। लेकिन उससे पहले एक बड़ा सवाल होता है कि एसएससी सीजीएल क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डिमांड आता है, सर एसएससी सीजीएल क्या है। तो देखो बहुत सिंपल, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो कि प्योर गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी हमारे पास है, जो कि जितने भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आईबी हो या फिर इनकम टैक्स हो, एक्साइज हो या फिर और भी बहुत सारे असिस्टेंट के तौर पे आपके मिनिस्ट्रीज़ में बैठने वाले अलग अलग अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंट ऑफिसर हैं, तरह तरह के जगहों पे एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करके ग्रेड बी और ग्रेड सी ऑफिसर के लेवल पे यहाँ पे भर्ती की जाती है। ये सिंपल, शुद्ध और मतलब बेहतरीन आपका डेफिनेशन या फिर आप इसका आंसर समझ सकते हैं। तो ये आपका एसएससी सीजीएल है, इसको हम बोलते हैं कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, है ना। तो ये कंडक्ट किया जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा और ये कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं, और एक एग्जामिनेशन देने के बाद अगर आप एक कॉमन एज ग्रुप में आते हैं, दैट मीन्स कि वो आप ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो कि सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, और कुछ होंगे जो एएओ को छोड़कर बाकी ऑडिट ऑफिसर को छोड़ के बाकी सारे के लिए एलिजिबल होंगे, इस तरीके से। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्कोर कि आप कितने अच्छे स्कोर लेके आते हो, उसके हिसाब से मैं बताऊंगा आगे चल के किस पोस्ट के लिए आपको कितना फाइट करना पड़ता है, कितने स्कोर लाने पड़ते हैं, उस पर ही बात जरूर करूंगा। तो ये आपका एक सिंपल सा आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि क्या है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। इसके तहत आप मतलब आप समझ लीजिए कि इनकम टैक्स ऑफिसर जो सुनते होंगे आप, इनकम टैक्स ऑफिसर बंदा है तो वो जो है इसी एग्ज़ाम के तहत जाता है। एक्साइज इंस्पेक्टर है, कस्टम इंस्पेक्टर है, वो सारे के सारे लोग इसी एग्ज़ाम के तहत जा सकते हैं और कोई अप्रोच नहीं है उस पोस्ट पे जाने के लिए। यही एक अप्रोच है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। या फिर कोई ऑडिटर है तो वो ऑडिटर जो होगा वो भी एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के अंदर ही इसको क्वालिफाई करने के बाद ही वो ऑडिटर बना है। सो ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं कि करके हम बहुत सारे पोस्ट के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले बात करूँगा यहाँ पर मैं कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरियाज रखे गए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 बाइफिकेशंस किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, यहाँ पर सबसे पहला दिख रहा होगा आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। इसके लिए बताया गया एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कि बैचलर्स डिग्री तो होना चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज, कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से आपने ग्रेजुएशन किया है चलेगा, लेकिन वहाँ पे एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन डाल दिया गया है कि आप सीए, सीएस या फिर एमबीए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट या फिर मास्टर्स इन कॉमर्स या मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़, ऐसा कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है। अगर दूसरे पोस्ट की बात करें हम तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ, इसके लिए बताया गया है कि यहाँ पे ये जो पोस्ट है, आपको इसी के बारे में बात कर रहा था मैं, ये तो खैर ये भी दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छे पोस्ट हैं, लेकिन इसके बारे में बता रहा हूँ। इसके बारे में क्या है, सब लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। तो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या है कि बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ तो चलेगा, लेकिन विथ मिनिमम 60% इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12th, मतलब 12th में भी आपके पास 60% होना चाहिए मैथ्स में, ये एक रिक्वायरमेंट है। और साथ में एक और बात कहा गया है, या तो ये रहे आपके पास और या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ योर सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन, या तो ग्रेजुएशन में ही आपने स्टैट्स की पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ दोनों में से कुछ भी चाहेगा तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए बोल रहा था मैं कि इस पोस्ट, एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल नहीं हो पाते। नाउ विल टॉक अबाउट दिस वन, कंपाइलर पोस्ट। सो बैचलर्स डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, बहुत क्लियरली बोल दिया कि अगर आप कंपाइलर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव द डिग्री फ्रॉम recognized university, and then after you must have economics or statistics or mathematics as a compulsory subject, इनमें से कोई भी एक चलेगा, और या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे भी है तो चलेगा ये चीज़, लेकिन you must possess this degree with one of the 3 subjects here। यहाँ में इनमें से कोई भी एक चाहिए होगा यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं। उसके अलावा हमारे पास ये 3 जो पोस्ट थे, इनके बारे में अलग से डिमांड किया गया कि यू मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री, अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट कैरी एटलीस्ट वन ऑफ द थिंग्स, लाइक हमारे पास यहाँ पे डिग्री चाहिए तो साथ में हमारे पास 12th में 60% मार्क्स चाहिए। कहाँ पे, तो भाई जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, या फिर आप ग्रेजुएशन में ही आपने बैचलर्स करते समय ही आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा एज ए सब्जेक्ट। इस तरीके से 3 पोस्ट के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा डिमांड्स हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी पोस्ट आपको नजर आएंगे, अभी मैं इसके बाद पोस्ट पर भी जाऊँगा, सारे के सारे पोस्ट डिस्कस करूँगा आपसे कि क्या क्या पोस्ट हमारे पास है। उन तमाम पोस्ट के लिए हमारे पास सिर्फ एक
एक ही रिक्वायरमेंट है, और वो है कि आप बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन कैरी करते हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कि आप ग्रेजुएशन में आप बीएससी हैं या बीए हैं, बीटेक हैं, बीई हैं, बीबीए हैं, वॉट एवर यू आर, दैट मीन्स कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किया है, किसी भी डिग्री, कोई भी डिग्री करते हो आप, चाहे आप टेक्निकल डिग्री आप ग्रैब कर रहे हो, किए हुए हो, या फिर आप एक सिंपल ग्रेजुएशन किए हुए हो, आप एलिजिबल हो बाकी तमाम पोस्ट के लिए। अब आप कहेंगे सर ये 3 पोस्ट के अलावा कितने पोस्ट है, तो मैं कहूँगा कम से कम भाई यहाँ पर मतलब 10, 15, 20, 25, 20 पोस्ट तो कम से कम होंगे यहाँ पे। इसके अलावा देयर आर सो मेनी पोस्ट, तो आप रिलैक्स रहिए, अभी दिखाता हूँ मैं कितने पोस्ट हैं, तो रिलैक्स रहिएगा। आगे चल रहा है, अब हमारे पास बात करना जरूरी है कि भाई एज क्राइटेरिया क्या है, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई एज के मामले में बहुत सारे बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स में एलिजिबल नहीं हो पाते, और अभी का जो समय रहा है पेंडेमिक का, उसमें तो ऐसा जरूरी है कि हम इस चीज़ को बहुत गौर से समझें कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट। हो सकता है कि डिग्री के मामले में आप एलिजिबल हो, लेकिन आप एग्जाम का फॉर्म भरने में उस समय एज के मामले में आप कहीं ना कहीं फंस जाए। तो इस बात को बहुत गौर से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है। सबसे पहले हमारे पास है फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर विच द एज लिमिट इज 18 to 17, सॉरी 18 to 27। तो हमारे पास अब यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले काम करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं 18 to 27 क्या है यहाँ पर। सो 18 to 27 में हमारे पास ये सारे पोस्ट आ रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर ग्रेड पे क्या है, ये भी मेंशन है, किस ग्रुप के अंदर आते हैं, ये ग्रुप सी के अंदर आते हैं। 2800 ग्रेड पे यहाँ पर है पहला 5, और उसके बाद लास्ट के 4 आपको दिख रहे हैं 2400 ग्रेड पे। आप यहाँ पे सारे के सारे नेम ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, और मिनिस्ट्री देख सकते हैं, डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं आप। ऑडिटर, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, अपर यूडीसी कह सकते हैं इसको आप, टैक्स असिस्टेंट हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। इसमें हमारे पास जो लोअर लिमिट है वो है 18 साल, और अपर लिमिट हमारे पास है 27 साल। बाकी जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशंस हैं, ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स, जो भी हमारे पास मेंशन किया गया, वो उसका भी मैंने चार्ट रखा हुआ है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो 18 से 27 में कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, तो मैं कहूँगा इस चार्ट को आप जरूर गौर से समझें कि आखिर क्या मैं इस वाले कैटेगरी में आ रहा हूँ या फिर और भी सारे में आ रहा हूँ। तो हो सकता है कुछ बच्चे सिर्फ इसमें आ रहे हैं, जिनका एज 28 है और वो जनरल कैटेगरी से में बिलोंग करते हैं, उससे बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। टू बी वेरी क्लियर, वो सिर्फ इन्हीं इस पोस्ट के आगे जो हमारे पास पोस्ट होंगे उसके एलिजिबल होंगे, जहाँ पे 28 तक का कम से कम मेंशन किया गया होगा। तो 18 से 27 के बीच में अगर आपका एज है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप ओबीसी, SC ST से हैं, तो आप 30 साल के हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ मैं। इसके बाद वापस मैं आऊँगा वहाँ पे। फिलहाल यहाँ बताया गया है कि 18 से 30 और 20 से 27, और यहाँ पर फिर से 20 से 27 में टैक्स असिस्टेंट यहाँ पर CBEC है, और यहाँ पर डिपार्टमेंट हमारा क्या था भाई, टैक्स इनका CBDT था। ठीक है, दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, लेकिन पोस्ट हमारा वही है टैक्स असिस्टेंट का। वहाँ पे हमारे पास 18 से 27 था, यहाँ पे 20 से 27 है। ठीक है, 18 से 30 ये हमारा बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है, इसको आप अच्छा पोस्ट भी कह सकते हैं, और बहुत बड़े लेवल पे लोग यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। इसमें बताया गया है कि भाई 18 से 30 में 2 चीज़ें हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट है एक आपका, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो पोस्ट ऑफिस देखते हैं आप, उसमें की बात कर रहे हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट यहाँ पर है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ग्रुप बी ऑफ जॉब है ये वाला, और 4600 का ग्रेड पे यहाँ पर है। असिस्टेंट का यहाँ पोस्ट दिया गया 18 से 30 में, असिस्टेंट पोस्ट, और यहाँ पे हमारे पास पोस्ट में क्या है, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको असिस्टेंट के तौर पर भेजा जाएगा, और ये आपका ग्रुप बी है, और यहाँ पर ही 4600 का ग्रेड पे यहाँ पर भी दिख रहा है। बाकी हमारे पास एक और बहुत अच्छा एरिया होता है जिसमें बहुत बड़ा तबका लाई करता है, बहुत बड़े और ग्रेड पे भी यहाँ पे अच्छा है। देखो सिंपल सी बात समझो ना, क्लर्क और PO जैसे हम बोलते हैं ना बैंक में, या फिर ऑफिसर और क्लर्क लेवल पे, उस पे आते हैं ग्रुप C और यहाँ ग्रुप B। तो ग्रुप B में क्या होता है कि आपका ग्रेड भी आपका अच्छा होता है, दैट मीन्स ग्रेड पे भी अच्छा होता है। दूसरी बात, आपका जो जिस ग्रुप में अप्लाई कर रहे हो ग्रुप B लाई कर रहे हैं, और ग्रेड पे भी आपका अच्छा, और आपकी एलिजिबिलिटी का जो ईयर होता है वो भी बढ़ जाता है। यहाँ पर 20 से 30 ईयर वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं CGL के, वो सभी लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ भी हमारे पास डिफरेंट, आपके पास यहाँ पर CSS के अंदर है, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर है, लेकिन सारे के सारे ग्रुप B ही वाले हैं, और यहाँ पर 4600 ग्रेड पे है। दैट मीन्स कि इसके लिए मैं अलग से एक सेशन करूँगा कि कितने ग्रेड पे आपको कितनी सैलरी का आपका कैलकुलेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे आगे। यहाँ पर है नॉट एक्सीडिंग 30, दैट मीन्स यहाँ पर भी 30 तक की बात की जा रही है। फिर से यहाँ पे ग्रुप B की बातें होंगी। ग्रुप B मोस्टली यहाँ पर है, कुछ ग्रुप C है, लेकिन वहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ग्रेड पे ठीक रखा गया है। मोस्टली ग्रुप B ही है यहाँ पर। कुछ गजेटेड ऑफिसर के तौर पे भी यहाँ पर होंगे। 2 यहाँ पर पोस्ट दिख रहे होंगे आपके। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, जो आपको मैंने बताया था कि भाई बहुत अच्छा जॉब होता है ये आपका गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप B के तौर पे 4800 ग्रेड पे होगा। यहाँ पर ऑफ कोर्स देखो 4800 ग्रेड पे यहाँ नजर आ रहा है आपको। सिमिलरली एक और हमारे पास होगा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। यहाँ पर हमारे पास है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स में, कैग के अंदर यहाँ पर है, यहाँ भी हमारे पास कैग के अंदर है गैजेटेड ऑफिसर ग्रुप B 4800 ग्रेड पे। सो ये चीज़ें आपके पास हैं। उसके बाद
इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी यहाँ से आप जा सकते हो, दिख रहा होगा आपको यहाँ पे इंटेलिजेंस ब्यूरो ग्रुप बी 4600 ग्रेड पे, मोस्टली 4600 ग्रेड पे ही है। एक आपको दिख रहा होगा इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये आपका ग्रुप सी दिख रहा है यहाँ पर, आई थिंक ये ग्रुप बी है, आपके ग्रुप बी ही होगा यहाँ पर, ग्रुप सी नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो ग्रुप बी, ठीक है। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, यही मैं बोल रहा था सीबीडीटी, और ये भी आपका ग्रुप बी और आपके 4600 ग्रेड पे के अंदर आएंगे, वहाँ पे टाइपिंग एरर है। सो ये डिफरेंट पोस्ट आपको नजर आए यहाँ पर, किस पोस्ट के अंदर आप एलिजिबल हो आप देख सकते हो। यहाँ पर नो लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग, नॉट लिखा हुआ है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, और ये हमारे पास पूरा आपके पास एज क्राइटेरिया के साथ साथ आप जहाँ पे एलिजिबिलिटी देख सकते हैं वो है, ये आपका एज रिलैक्सेशन है। और ये जो एज लिमिट की बात की गई है वो किस डेट के आधार पे की गई है, तो 1/1/2022, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो एज कैलकुलेशन करने वाले हो किस आधार पे करना है आपको, तो 1/1/2022 दैट मीन्स कि 1 जनवरी 2022 के तौर पे आपको ये एज का कैलकुलेशन करना है। अब आपके पास यहाँ पर जो 1 है आपका, जो बताया गया था आपको एज वाला क्राइटेरिया 18 से 27, 20 से 30, 18 से 30 एंड 18 से 32, फॉर 18 से 32। अच्छा हाँ, 2 पोस्ट हमारे पास और भी हैं जो कि 18 से 32 में आते हैं, ठीक है। 2 पोस्ट हमारे पास ऐसे हैं जो 18 से 32 में लाई करते हैं। तो उसमें कौन कौन से लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो वो एक यहाँ लिख दिया गया, दैट मीन्स कि उस तारीख को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपके पास देख लीजिएगा, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा इसके आधार पे, जब भी आप कैलकुलेशन करें तो इसके आधार पे करें जो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। आपका लोअर लिमिट तो सब में कॉमन है, अपर लिमिट में आपका एज रिलैक्सेशन जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। मैं उस पर भी आऊँगा कि अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें हम लोग, तो फिर वो कर सकते नहीं कर सकते, हम उस पर आ रहे हैं जल्दी से ही, ठीक है। एज रिलैक्सेशन क्लियर है आपका एज वाइज पोस्ट क्लियर है। अब हम चलते हैं एग्जाम फेजेस के लिए, मतलब कि अभी मैंने जो बातें करी हैं मैं एक बार उसमें रिकॉल करता हूं। हमने आपको एक बार ओवरव्यू दे दिया है कि कौन कौन क्या है ओवरव्यू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन का, एग्जाम डेट्स या फिर इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के लिए। तीसरी बात हमने जो डिस्कस करी आपसे कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, किस पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके बाद एज की बातों में हमने अगर देखा तो पोस्ट वाइज हमने एज बाइफिकेशंस करके आपको डिस्कस कर दिया है कि किस पोस्ट के लिए किस एज ग्रुप में आप होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो हम नॉर्मली हमारे पास गवर्नमेंट नॉर्म्स के आधार पे हैं वो बता दिया गया आपको। अब बारी है एग्जाम के फेजेस के बारे में बात करना, और टियर 1 हमारे पास जो है वो कितने मार्क्स का है और कैसे है। यहाँ पे 60 होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, हमारे पास चार सब्जेक्ट हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। इस पूरे एसएससी एग्जामिनेशन को बहुत गौर से समझना होगा। जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो समझ लीजिएगा एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन में नॉर्मली प्रीलिम्स को हम बहुत तवज्जो नहीं देते, लेकिन ये इकलौता एग्जामिनेशन ऐसा है, नॉर्मली अपने कंट्री में कोई भी एग्जाम उठा लीजिए आप, तो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाइंग होता है। बट इस एग्जामिनेशन में आप जब देखते हैं कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन का मार्क्स ऐड होता है, तो बहुमत समय हम प्रीलिम्स को क्वालिफाइंग देखते आते हैं, इसलिए हम प्रीलिम्स को यहाँ पर भी उसी नज़र से देखते हैं, इसलिए हम उतना इंपॉर्टेंट इसको नहीं, मतलब ठीक है देते हैं, हम क्वालिफाई करने के लिए, एक होता है ना एक स्टैंडर्ड मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे होते हैं। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही बहुत अलर्ट हैं एसएससी की प्रिपरेशन में और आपको मालूम है कि यार इसके मार्क्स ऐड होते हैं टियर 2 से और फिर रिजल्ट बनता है, मेरिट बनता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जितना सबसे इजी प्रीलिम्स आपका यहाँ पर है, ध्यान रखिए प्रीलिम्स में बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हो आप। मैं क्या करके समझाता हूँ यहाँ पे आपको। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बातें करें, सोचिए ना, इंग्लिश में आपके पास 25 सवाल 50 नंबर, और ये इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है इसको आपको मेंस में भी पढ़ना है, मतलब टियर 2 में भी पढ़ना है आपको। यहाँ पे टियर 1 टियर 2 दोनों जगह पे इंग्लिश पढ़ना है, तो क्यों ना हम प्रीलिम्स के समय इतना स्ट्रांग रहें कि हम अपने आप से कह सकें भाई साहब 50 में से कुछ भी हो 45 के इर्द गिर्द मार्क्स लेके आना पड़ेगा, बिकॉज नाउ डेज कट ऑफ यूज्ड टू बी हायर। आपको पता होगा कि आजकल सीजीएल के एग्जामिनेशन में कट ऑफ जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। इसका रीजन यही है कि पैटर्न में कोई खास बदलाव नहीं और सवाल का लेवल वही, ट्रेंड बहुत इजीली पकड़ सकते हो आप कि एसएससी का ट्रेंड क्या रहा करता है। तो आप अगर 5 साल का 4 साल का अगर पेपर देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार लगभग घुमा फिरा के वही वाले सवाल तो मिल रहे हैं। एंड दैट्स वाई पीपल, स्टूडेंट्स जो प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से रेफरेंस में लेके प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो बहुत अच्छे से फोड़ते हैं एग्जामिनेशन को और अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूँ, आई थिंक वो 143 कट ऑफ गया था, आपको याद होगा 143 आउट ऑफ 200 कट ऑफ है, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं मैं। सो इतना कट ऑफ कैसे, या 147 इतना कट ऑफ कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग? नॉर्मली तो नहीं कर सकते, लेकिन इधर 3 वर्षों में देखिए आप तो कट ऑफ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। 126 था, फिर 131, फिर इस तरह से कट ऑफ जा रहा है। सो द पॉइंट इज कि हमें अपने आप को उस कट ऑफ से बहुत वो नहीं सोचना है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रहा है। आप सोचिए ना, स्पेस भी है इसमें मार्क्स लाने का। 50 में से अगर आप 45 का प्लान करते हो, 45 बिकॉज सब्जेक्ट को आपको सोचिए कि आपको मेंस में भी देना है, टियर 2 में भी देना ही देना है। तो अगर टियर 2 में देना है और जो सिलेबस है आपका इसका इंग्लिश का, वो लैंग्वेज पे आधारित बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या लिखा है, वो हमेशा लिखते हैं यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन लिखा है उन्होंने।
इंग्लिश लैंग्वेज नहीं लिखा है। अगर आप कभी बैंक का सिलेबस अगर देखो, आप अगर कभी आप बैंक का सिलेबस देखो तो आपको नजर आएगा कि वहां पे लिखा होता है इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रामर का जो इंक्लिनेशन है सब्जेक्ट में, ग्रामर का जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज्यादा है यहाँ पर। ग्रामर ऑफ कोर्स नो डाउट कि आपका लैंग्वेज में पकड़ अच्छा है तो आप ज्यादा अच्छा करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, बट ग्रामर का थोड़ा सा ग्रामर को ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं आप। तो 45 मार्क्स के आसपास आप यहाँ इजीली ग्रैब कर सकते हैं। क्वांट्स का जो एरिया है यहाँ पर, उसमें एक अच्छा कह सकते हैं आप चीज है कि वहां पे हमारे पास अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस का इन्वॉल्वमेंट है। नो डाउट कि ऐसे बहुत स्टूडेंट होते हैं जो एडवांस को लेके मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे को लगता है एडवांस बहुत टफ होता होगा, लेकिन 3 टॉपिक कह सकते हैं आप हैं यहाँ पर, ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, खासकर ये दोनों सेगमेंट जो आपका है ना बहुत बहुत, और मेंस्ट्रुएशन भी नो डाउट। तो ये 3 सेगमेंट आपके पास ऐसे हैं जहाँ से आप कॉन्सेप्चुअली अगर वहाँ पे कॉन्सेप्चुअली अगर स्ट्रांग हैं आप तो क्वेश्चंस का लेवल जो है या क्वेश्चन का जो तरीका है, नो डाउट कि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है, लेकिन इस 50 में से भी आप 40 मार्क्स आप वहां तक पहुंच सकते हो, बिकॉज ये सब्जेक्ट भी ऐसा है जिसको आप सिर्फ प्री में पढ़ के छोड़ने वाले नहीं हो। इसको भी आपको प्री में पढ़ने के बाद मेंस में मतलब टियर 2 में भी आपको यहां से पढ़ाई करना है और अच्छे लेवल पे पढ़ना, बिकॉज वहां पे 100 सवाल 200 नंबर का मिलने वाला है आपको। मतलब लेवल ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन मैथमेटिक्स इन टियर 2 विल बी अमेजिंग, बिकॉज यहां पर सोचिए तो यहां पे सिर्फ 25 सवाल मिल रहे हैं आपको, लेकिन वहां पे 100 सवाल मिलने वाला है, इसका वैल्यू 2 नंबर होने वाला है। दैट मींस द लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी अमेजिंग। सो यहां पर आपको मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ना चाहिए, अच्छे लेवल पे इन द सेंस ऐसा नहीं कि बहुत खतरनाक सवाल आता है, मसला ये है कि बहुत सारे लोग डर जाते हैं, पहले डरना नहीं है, पढ़ना है बस। नेक्स्ट आपके पास है जनरल अवेयरनेस, जहां पे कि ऑफ कोर्स ये एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पहले से ही कॉन्सेप्ट होता है कि यार बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत बड़ा सिलेबस है, सब कुछ वहाँ पे सिलेबस में है, कुछ भी देख लो उठा के तो भाई हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, जनरल अवेयरनेस भी है, जनरल और भी जीके के क्वेश्चन भी हैं, स्टैटिक जीके हैं, बहुत कुछ है। इस चक्कर में इंसान पढ़ता नहीं बहुत ज़्यादा। तो मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात करें, मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है जीएस को लेकर यहाँ पर, जनरल अवेयरनेस या जीएस कह लीजिए आप यहाँ पर, उसको लेकर स्टूडेंट्स स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि क्यों ना हम टॉपिक के साथ साथ टॉपिक का, जैसे मान लो कि आपने पढ़ा हिस्ट्री में, कुछ भी पढ़ रहे हो आप, मान लो मुगल पढ़ रहे हो आप हिस्ट्री में, मान लो मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हो आप, तो आपका कंसर्न ये होना चाहिए कि फिर आप मुगल्स के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे बस उसको एक बार साथ में पढ़ लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन की फ्रेमिंग और क्या होगी यहाँ पर। यूपीएससी लेवल पे तो सवाल नहीं पूछते वो लोग आपको, प्योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दैट मींस हम यहाँ कहते हैं, चलो मान लेते हैं कि आप यहाँ पे कुछ 25 के इर्द गिर्द रहते हो, एक हम रैंडम नंबर लेके चल रहे हैं 25 के आसपास, 50% मार्क्स कर दिया मैंने जीएस में, बिकॉज ये उतना स्कोरिंग सब्जेक्ट के तौर पे नहीं ट्रीट किया जाता है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, बिकॉज यहाँ रीजनिंग नहीं होता, रीजनिंग सिर्फ अकेले रीजनिंग नहीं है यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस के साथ रीजनिंग है। जब हम बैंक के एग्जाम्स की बात करते हैं, जब हम कैट के एग्जाम्स की बात करते हैं, वहाँ प्योर रीजनिंग है। यहाँ पर रीजनिंग के साथ साथ जनरल इंटेलिजेंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। मतलब आप कह सकते हैं कि 25 सवाल में शायद 10 सवाल होता होगा रीजनिंग का, लेकिन 15 सवाल आपका जनरल इंटेलिजेंस का हो जाता है, मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। और अगर रीजनिंग का सवाल भी है तो इतना इजी लेवल पे सवाल पूछते हैं आपसे वो कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा अगर आपका प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से अच्छे नंबर। दैट मीन्स कि यहाँ भी हम लोग 45 प्लस मार्क्स, दैट मीन्स कि नियर अबाउट 50, हम तो कह रहे हैं 48 50 ऐसे मार्क्स होने ही चाहिए यहाँ पर। नाउ यू कैन काउंट द मार्क्स हियर 45 45 90 और यहाँ पे आपके पास 65, दैट मीन्स कि 9 15 155 इजिली आपके पास, क्योंकि जितना अच्छा नंबर यहाँ ला रहे हो आप उतना ही लोड आपका मेंस में या फिर कह सकते हैं टियर 2 में आपका कम होने वाला है। दैट मींस यहाँ पे अगर 155 मार्क्स है, एक तो क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके, एक तो ये होगा कि क्वालिफाई आप बहुत इजीली कर सकते हो, मतलब इजीली इन द सेंस या क्वालिफाई करोगे आप, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब वैकेंसी ट्रेंड दिखाएंगे आपको तो उसमें समझ में आ जाएगा कोई चीज़, तो क्वालिफाई तो करोगे ही, साथ ही साथ बिकॉज टियर 1 के नंबर ऐड होते हैं जिसपे हम बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं रखते, वो बहुत गलत चीज़ है। तो वी नीड टू हैव नो कंसर्न इन दिस थिंग कि हाँ भाई हमारे मार्क्स जो हैं वो यहाँ से ऐड होकर पहुँच रहे हैं वहाँ पे, मतलब कि टियर 2 में ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। सो आगे बढ़ता हूं मैं, टियर 2 को देखते हैं एक बार। टियर 2 हमारे पास क्या है कि एक मिनट, यहाँ पे 200 है भाई, ठीक है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स लिए, 100 क्वेश्चन 200 नंबर, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। 2 आवर्स मिलेगा आपको इस सब्जेक्ट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास ऑफकोर्स जो मैंने बताया आपको, इंग्लिश और क्वांट्स जो है वहाँ पे रिपीट आपके पास होता है, बाकी 2 सब्जेक्ट वहाँ से हट जाते हैं। तो यहाँ पे 400 नंबर, वहाँ पे आपके पास 200 नंबर, 600 नंबर में से आपको नंबर निकालना है। यहाँ पे भी इंग्लिश आपको काफ़ी मार्क्स देता है, लेकिन मैथ्स में आपको देखना होगा, मतलब मैथ्स भी ऐसा नहीं कि बहुत नया कुछ इनोवेशन करते हैं लोग, ऐसा इनोवेशन नहीं होता, ट्रेडिशनल क्वेश्चन हुआ करते हैं। आगे बढ़ता हूँ मैं टियर 2 से। इस बार यहाँ पे एक और टियर 3 रहेगा, कुछ पोस्ट के लिए टियर 3 भी है और टियर 4 भी है। तो टियर 3 का मतलब वहाँ पे होगा आपका पेन पेपर से होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप से, और टियर 4 आपका जो होगा स्किल टेस्ट वगैरह है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वैकेंसी ट्रेंड का 2017 से लेके, है ना सर, 17 हमारे पास है
18-19 है, 19-20 है, 20-21 है, मतलब कि ये हमारे पास वैकेंसी ट्रेंड है। तो 17 यहाँ पे आ गया है, कोई बात नहीं। 17 हमारे पास यहाँ दिख रहा होगा आपको। 17 का वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी की बात करते हैं 9000, और हमारे पास लास्ट हमारे पास 9000 के बाद वैकेंसी जो है 11000 हुआ, फिर हमारे पास ये वैकेंसी 8000 हुआ, फिर भी 7000 है। दैट मीन्स कि ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि 7 to 8000 के आसपास वैकेंसी का ट्रेंड हम ऑन एन एवरेज मान सकते हैं ऑल इंडिया में। और फाइट की बात करें तो यहाँ पर ऑफकोर्स एसएससी जो एग्जामिनेशन है वो आई थिंक पूरे कंट्री में एक सबसे बड़ा चहिता एग्जामिनेशन कह सकते हैं, मतलब सबसे बड़ा क्राउड है जो इस एसएससी एग्ज़ाम के पीछे दौड़ रहा होता है। लेकिन दौड़ना और सलीके से दौड़ने में अंतर होता है। तो मेरा बस ये कहना है, ठीक है, हाँ हाँ, मोर और लेस, मतलब जो आपका स्ट्रेटजी है CHSL के लिए या फिर MTS के लिए, वो मोर और लेस यही होता है, इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता। बस ये है कि मैं CGL के बारे में बात करूं तो SSC CGL में स्ट्रेटजी हाउ टू प्रिपेयर, तो मैं सिंपली बोलूँगा मैं कि आपको कुछ सब्जेक्ट को कैटलिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग यहाँ पर जो है, जो रीजनिंग का यहाँ सेक्शन है, उसको नॉर्मली मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स सोचते हैं हाँ ये तो हो जाएगा मॉक से। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ मॉक पे डिपेंडेंट रहें भाई साहब। ये आपको 50 नंबर दे सकता है 50 में से, मतलब इतना स्पेस इसमें होता है कि 50 आउट ऑफ 50, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 50 आउट ऑफ 50 इजीली ग्रैब करते हैं यहाँ से। आप सोचिए कि आपका टारगेट है 150 प्लस मार्क्स ग्रैब करने का, है ना, ऐसा कुछ मार्क्स लेके आना चाहते हो, मिनिमम आपका कुछ भी हो तो 150 प्लस में रहें, ऐसा है आपका। उसमें से अगर 50 नंबर अकेले एक सब्जेक्ट दे सकता है आपका रीजनिंग, तो क्या गुनाह है भाई। और क्यों ना उसके लिए हम अगर आधे घंटे भी डेली मेहनत कर लो ना, आधे घंटे में डेली मेहनत कर लो रीजनिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा निकालोगे, 50 नंबर आराम से निकालोगे। फिर हाफ एन आवर डेली प्रैक्टिस करनी है इसमें आपको, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका आराम से निकल जाएगा 50 नंबर। बाकी 100 नंबर आपके पास जो लेके आना है वो 3 सब्जेक्ट लेके आना है, 150 में से आपका जो है 100 नंबर का जुगाड़ करना है। दिस शुड बी द स्ट्रेटजी ऑफ एनी स्टूडेंट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी CGL। जीएस में मैंने जैसे बताया आपको, यहाँ पर बताने बजाय मैंने वही बता दिया आपको कि आपका जो सेगमेंट है जो जीएस वाला, उसमें बस यही बोलूँगा मैं एक सजेशन के तौर पर कि प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है कि आप एक काम जरूर करें कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्लीज़ उसी वक्त खत्म करते हुए चलिएगा। तो ये सजेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप आराम से देखेंगे कि हाँ यार, धीरे धीरे करके मैं कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ जीएस में भी, और मार्क्स आ रहे हैं। करंट अफेयर्स का मंथली मैगजीन्स पढ़ते रहा कीजिए, क्योंकि मंथली मैगजीन्स जो होंगे पूरा हेल्प करने वाले हैं आपके मार्क्स में, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो मैथ्स और रीजनिंग है, मैथ्स में तो भाई एडवांस वाला सेगमेंट, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 100 मान लो कि आपका 25 क्वेश्चन है, रेशियो कैसे होता है इसमें, 25 क्वेश्चन आपके पास मैथ्स में अगर है तो नॉर्मली 50-50 रेशियो होता है, कई बार 45-55% का रेशियो होता है, कई बार 40-60, मतलब इससे ज़्यादा नहीं होता डिफरेंसेस। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि मैं एडवांस छोड़ दूंगा या फिर मैं अर्थमेटिक छोड़ दूंगा, ऐसा नहीं कह सकते आप। यू विल हैव टू गो थ्रू द एडवांस सेक्शन एज वेल। आपके पास आपको अर्थमेटिक भी पढ़ना है, एडवांस भी पढ़ना है। सो सजेशन जो होगा, स्ट्रेटेजी में अगर बात करें हाउ टू प्रिपेयर, तो सबसे पहला मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, गो थ्रू द प्रीवियस पेपर। सबसे पहले whenever you start your preparation for any examination, you should go through the previous paper to analyze the level of questions, to analyze the type of question in concerning topic on, and you can say concerning subject। आपको ये काम करना चाहिए। आपको सबसे पहले प्रिपरेशन में previous year paper, your first अस्त्र शस्त्र should be there, like previous year paper। previous year paper analysis is very important, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर एवरीवन। हाँ, सो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि रीजनिंग में क्या हम 50 का जो सर ने बोला था कि 50 आ सकता है, या जीएस में क्या हम 25-30 नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाना। क्योंकि लोगों का सुनोगे आप, जो लोग हारे हुए हैं या फिर जो लोग अधूरा पढ़ाई किए हैं, तो उनमें जीएस कुछ भी पढ़ लो यार, नहीं होगा। दिस इज द एटीट्यूड व्हेन पीपल यूज्ड टू कैरी, बिकॉज जो जीएस में उतना समय इन्वेस्ट नहीं किए। आपको कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ इज ऑलवेज एक्टिव। जब पता है कि भाई यहाँ 50 नंबर का वैल्यू जीएस भी रख रहा है, नो डाउट कि उसका साथ सिर्फ प्रीलिम्स तक है, लेकिन फिर भी वी शुड स्टडी। दैट्स वाई, क्योंकि रीजन क्या है उसको स्टडी करने का, बिकॉज टीयर 1 के मार्क्स ऐड हो रहे हैं टीयर 2 में। जितना अच्छा मार्क्स है, मान लो कि कोई बच्चा 170 ला रहा है टीयर 1 में, 170, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, ऐसा नहीं कि लाते नहीं बच्चे, बिल्कुल लाते हैं, लेकिन मैं इसलिए 150 प्लस बोल रहा हूँ, बिकॉज 150 प्लस में आप ऑफकोर्स 170 भी आता है। वैसे मैं कहूँगा कि 155-160 जो मार्क्स है ना, वो बहुत अच्छा मार्क्स है, क्योंकि जितना अच्छा मार्क्स यहाँ लाओगे उतना कम आपको थोड़ा सा वहाँ सहूलियत रहेगा टीयर 2 में। आपको बस ये ध्यान रखिएगा आपका, ठीक है, ठीक है। सो प्रीवियस पेपर एनालिसिस एंड देन आफ्टर जो आपका रीजनिंग है उसको एक कैटलिस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। रीजनिंग को कैटलिस्ट सब्जेक्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट कह लीजिए आप उसको, जो कि आपका 50 मार्क्स आपको दे सकता है, वैसा सब्जेक्ट। बाकी इंग्लिश और रीजनिंग,
ये आपके डेली रूटीन में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, ऐसा कोई दिन बीते ही नहीं जिसमें कि आप मैथ्स और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो, मतलब ये क्लियर समझ लीजिएगा। एक ड्यूरेशन, कॉमन ड्यूरेशन बना सकते हो आप जीएस और रीजनिंग के लिए कि यार चलो मैं इसको 1-1 घंटे देता हूँ, लेकिन मैथ्स और आपका जो इंग्लिश है उसको आपको 2-2, 3-3 घंटे खर्च करने पड़ेंगे। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट अपकमिंग सेशन में बताऊंगा कि कौन कौन से बुक्स आपको फॉलो करना चाहिए, और एसएससी की प्रिपरेशन के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो प्रैक्टिस करना है मैथ्स में या फिर इंग्लिश में वो कहाँ से करना चाहिए, क्या बेस्ट रिसोर्सेज हैं एसएससी की प्रिपरेशन के लिए, उसके बारे में जरूर बताऊंगा आपको मैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में बस इतना ही बोलूँगा मैं कि प्रीवियस पेपर एनालिसिस कीजिए, एटलीस्ट रीजनिंग को आप कैटेलिस्ट सब्जेक्ट की तरह ट्रीट कीजिए, इंग्लिश और मैथ्स को आप शुरू से ही बहुत सीरियसली पढ़िए, बिकॉज उससे आपको टियर 1 में भी स्कोर करना है, प्लस टियर 2 में भी, वहाँ पे आपको टियर 2 में तो उसी से स्कोर करना है। सो आप इन दोनों सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते। इंग्लिश हमेशा एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है एसएससी की प्रिपरेशन में, करने वाले बच्चों से पूछ लीजिएगा आप, एसएससी की जो तैयारी होती है उसमें इंग्लिश एक बड़ा सपोर्ट रहता है, बिकॉज वहाँ पे हैवी लैंग्वेज नहीं होता, वहाँ पे बड़ा ईजी ग्रामेटिकल चीज़ें होती हैं, कुछ फिक्स चीज़ें हैं, वहीं सवाल आया करते हैं। तो आप जितना अच्छा आपका मेमोरी आप जितना क्लियर रखते हो कि हाँ यार मुझे चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो या फ्रेजेस हो, जो भी चीज़ें वहाँ पढ़नी है, याद करनी है, वो कैप्स हो, उसके आधार पर ही वहाँ बहुत अधिकतम सवाल बना करते हैं। एक्टिव पैसिव वगैरह से लेकर सब कुछ वहाँ पे इस तरह से फिक्स ग्रामर है, मतलब ग्रामर पे ज़्यादा उसका इंक्लिनेशन होता है, तो आप उसको वहाँ से मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा, और इस साइकोलॉजी क्लियर रखिएगा कि भाई टियर 1 में भी रीजनिंग इंग्लिश और आपका मैथ्स है, और टियर 2 में भी इंग्लिश और मैथ्स है, तो वहाँ पे टियर 1 में ही इतना बेहतर कर लो कि आपका टियर 2 के प्रिपरेशन के समय ज़्यादा लोड ना पड़े और मार्क्स भी आपके पास आ रहे हैं, तो ड्यूअल फायदा आपको वहाँ पे होगा। तो ये स्ट्रैटेजी आपका बहुत आपको हेल्प करने वाला है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड द स्ट्रैटेजी आई हैव डिस्कस्ड। नाउ आई विल टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक, या फिर मॉक कब से देना शुरू कर देना चाहिए। सो एक तो ये होता है कि आप शुरुआत में 1-2 मॉक देके क्लियर हो जाओ कि भाई क्या चल रहा है, मतलब वेयर आई एम, बिकॉज समवेयर ये एप्टीट्यूड टेस्ट ही तो है। जितने भी जॉब एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो कुछ तो आप इनिशियल फेजेस ऑफ प्रिपरेशन में, एट द इनिशियल फेज ऑफ प्रिपरेशन यू कैन गो थ्रू सम मॉक्स, चूंकि उसमें कुछ रीजनिंग आप सॉल्व हो जाएगा, कुछ इंग्लिश सॉल्व हो जाएगा, कुछ मैथ्स भी हो जाएगा, कुछ जीएस भी हो जाएगा, तो कुछ करके आपको एक अंदाजा ही मिलेगा कि व्हाट टाइप ऑफ पेपर दे यूज टू सेट। कुछ प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करते के साथ साथ आप ये भी कर सकते हो कि मॉक लगा सकते हो कुछ। लेकिन असली में मॉक लगाने का जो वक्त है, जो समय होता है, वो कब होता है, व्हेन यू आर समवेयर in the preparation journey and you have completed your syllabus, at least 60 to 70% सिलेबस जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो आपका इंपॉर्टेंस जो, तब आपको मॉक लगाने की चाहत होनी चाहिए, और तब आपको बहुत ही सीरियसली मॉक लगाने के लिए बैठना चाहिए। मॉक लगाने का 2-3 तरीका है। एक तो होता है कि फुल लेंथ मॉक लगाएंगे आप, फुल लेंथ मॉक लगाएंगे आप, एक तरीका तो ये होता है फुल लेंथ मॉक। एक होता है कि आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हैं, सेक्शनल मॉक लगा रहे हो आप, और ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सेक्शनल मॉक लगा रहे हो इसलिए क्या कि आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आप इंफ्यूज कर रहे हो अपने आप को, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। मान लो कि लग रहा है कि यार मेरा जो स्कोर है ना वो रीजनिंग में 30 आ रहा है मात्र, नो नथिंग, ठीक है, आवाज ठीक है ना, ठीक है, ओके सॉरी। तो मैं बोल रहा था कि सेक्शनल का क्यों हमेशा बोला करता हूँ सेक्शनल दिया करो, ये हर जगह पे है। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर बात करूँ तो सेक्शनल मॉक का मतलब होता है, सेक्शनल मॉक मतलब किसी सब्जेक्ट का मॉक, वो आप ऑफलाइन हार्ड कॉपी लेके बना लो आप, या फिर आप किसी सब्जेक्ट को उठा के ऑनलाइन दे रहे हो आप। जैसे मान लो कि आप इंग्लिश का अकेला इंडिविजुअल मॉक सेक्शन दे रहे हो, आपकी क्या हो रहा है भाई मैं इंग्लिश में अकेला, सो उस अकेला प्रेशर झेलने का क्या है मेरे पास वो समय है, क्या मैं कर पा रहा हूँ अच्छा स्कोर, क्या मैं फुल लेंथ में फ्लॉप कर रहा हूँ या फिर सेक्शन में अच्छा चल रहा है मेरा, जो भी चीज़ें हैं। तो ये दोनों अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे आप, दोनों कॉम्बिनेशन जब करेंगे आप, तो आपको समझ में आएगा कि आपकी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। आप सेक्शनल भी देख रहे हैं, आप उससे इंफ्यूज कर रहे हैं अपने आप को, बूस्ट कर रहे हैं अपने आप को, और फिर फुल लेंथ में उसका रिएक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले प्रिपरेशन में जो आपका 60% के इर्द गिर्द 60 to 70% सिलेबस जब आपका कंप्लीट होता है ना, इतने परसेंट का सिलेबस जब आपका कंप्लीट होता है, तो इट्स योर जॉब नाउ टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट सेक्शनल मॉक। नॉट ओनली थिंकिंग, आई विल से कि आपका जब 60 to 70% सिलेबस जब कंप्लीट हो जाता है, तो योर टास्क इज टू गो फॉर सेक्शनल मॉक। आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे 2 बातें होंगी। एक तो आपको मॉक से फ्रेंडशिप आपका होता रहेगा कि हाँ ये मॉक लिखना होता है, इतना समय हमारे पास मॉक में खर्च करना है, इस टाइम बाउंडेशन के साथ करना है, मुझे रीजनिंग में इतना समय खर्च करना है, मुझे इंग्लिश में इतना करना है, जो भी आपका प्लानिंग है वो यहाँ शुरू हो जाएगा।
और शुरुआत में आप डायरेक्टली अगर फुल लेंथ मॉक लगाना शुरू करते हो तो क्या होता है, एक वो जो होता है ना कि हाँ यार, तो शुरुआत में ही आपको अरे यार फुल लेंथ मॉक पूरा 1 घंटा बैठना पड़ता है, ये करना पड़ता है, नहीं, तो वो जो थोड़ी सी दुश्मनी वाली फीलिंग आई वो नहीं हो पाएगी इससे आपकी। शुरुआत में आपकी फ्रेंडशिप इससे बढ़ जाएगी सेक्शन मॉक से, और पूरे मॉक से ही आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा, और वो बूस्ट भी हो रहा होंगे आप मार्क्स के तौर पर। दैट मीन्स दिस विल इंथ्यूज यू टू थिंक अबाउट फुल लेंथ मॉक नाउ, कि आपका, क्योंकि जब तक आप ये 60-70% सिलेबस करके इसको इसमें इन्वॉल्व हो रहोगे तो आपका इधर सिलेबस भी बढ़ रहा होगा, बाकी सिलेबस जो रेस्ट ऑफ द सिलेबस जो 30-40% बचा हुआ है वो भी आपका पूरा होने की कगार पे चला जाएगा। तब तक आपकी इससे फ्रेंडशिप हो गई और फिर आप फुल लेंथ के लिए तैयार हो चुके हो। और ये ध्यान रखिएगा कि आपको सिलेबस अगले 50 दिन में कंप्लीट कर लेनी चाहिए, ताकि उसके बाद जो 50 दिन है वो आपका बेहतरीन मॉक से के साथ गुजरे। मतलब 50 दिन में कम से कम यहां जरूर पहुंच जाना आप 70% के आसपास नेक्स्ट 50 डेज में। एक एक दिन इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना, कि लास्ट में होता ना कि सर काश 15-20 दिन और होता ना, बता रहा हूं मैं पूरा जीएस बचा हुआ जीएस में याद कर लेता, या फिर मैथ में जो मैं 30 नंबर आ रहा ना उसको मैं 40 कर दिया होता, या इंग्लिश में जो मैं 40 आ रहा उसको 50 कर दिया होता। ये जो चीजें हैं ना, लास्ट में कोई मलाल ना रह जाए। सो आई विल से कि आपके पास 100 दिनों का वक्त है, उस 100 दिनों को आप 50-50 दिन में डिवाइड कर दीजिए। पहला 50 दिन यू शुड ट्राई कि आप मैक्सिमम सिलेबस को कवर करने की कोशिश कीजिए, एक एक दिन इंपॉर्टेंट मान के। उसके बाद नेक्स्ट 50 डेज में आप अपने आप को पॉलिश करते रहिए, और टारगेट क्या रखिएगा, 150 प्लस 150 प्लस 150 प्लस, कैसे भी वहां तक पहुंचना है। बिकॉज वहां के जो मार्क्स आपके बेहतरीन आएंगे तो आपको अपने आप इंथुजियास्टिक बना देंगे, किसके लिए, मेंस के लिए, दैट मींस टियर 2 के लिए। So that's how you should prepare for your SSC CGL examination, and these are the things you should keep in your mind while preparation, or you can say while filling the form of SSC CGL 2021. आगे बढ़ता हूँ, कुछ बुक्स के बारे में चलो मैं आगे बताऊंगा आपको। बाकी हमारे अड्डा 247 के ऐप पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे। जो मॉक की बात मैं कहता हूँ मॉक मिल जाएंगे, और एसएससी का महापैक जो होता है, जो हमारा एसएससी महापैक है, इसके अंदर क्या होता है, सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। एसएससी का महापैक दैट मीन्स कि ऑल द बैचेस, ऑल द लाइव बैचेस, जो भी लाइव बैचेस हमारे यहाँ होंगे, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों, सीएचएसएल के हों, एमटीएस के हों, जीडी के हों, सीपीओ के हों, व्हाटएवर, कुछ भी वहाँ अगर आपको कोई भी बैच अगर पढ़ना है, ऐसे फिलहाल आपको सीजीएल चाहिए तो सीजीएल का बैच इसके अंदर होगा। मान लो 2 महीने बाद सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी बैच उसके अंदर रहेगा, तो मिल जाएगा आपको। या पुराने बैचेस जो हो चुके हैं उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग वहाँ पड़ी रहती है। दैट मीन्स महापैक का मतलब है ई लाइब्रेरी, जहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं, ना ही सिर्फ लाइव क्लास, सॉरी, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको वीडियो कोर्सेज, दैट मीन्स वही पुराने वीडियो सारे पढ़े हुए होंगे, आप अपने प्लानिंग के तहत उसको पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो मैंने बात कही मॉक के बारे में, तो ऑफकोर्स ऑल द टेस्ट सीरीज सेक्शनल एज वेल एज फुल लेंथ, एवरीथिंग इज देयर इनसाइड दिस महापैक। एंड ई बुक्स, दैट मीन्स ऑल द बुक्स, ऑल द रिसोर्सेज you need to study while your preparation, or you can say like chapter wise practice, that is also very much important, you can find here in the e-books। और ये सारी चीज़ें कहाँ पे अवेलेबल हैं आपके, ऑफ कोर्स एसएससी महापैक में। सो एसएससी महापैक के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे अड्डा के ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। अड्डा 247 का ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं आप। इस ऐप पे आपको, अड्डा 247 के ऐप पे आपको नजर आएगा एसएससी का महापैक, आप सर्च कर सकते हैं वहाँ पे एसएससी, और उस एसएससी सर्च करके आपको नजर आ जाएगा कि भाई साहब ये हमारा एसएससी का महापैक है। यू कैन यूज दिस रेफरल कोड Y188 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस महापैक। And if you are going to enroll yourself in the test series or books individually, you can use the code Y188S, Y188S. So this is the thing from my side, that's all. बाकी फिलहाल महापैक की सुविधाएं यहाँ पे बता दी गई हैं, क्या क्या महापैक की सुविधाएं। फिलहाल डबल वैलिटी है, उस डबल वैलिटी का लाभ उठा सकते हैं आप क्रिसमस के अवसर पे तमाम जगहों पे, चाहे वो बैंक के बच्चे हों या एसएससी के बच्चे हों, किसी भी जगह पे यू कैन एनरोल योरसेल्फ इन महापैक्स और एनी अदर पैक्स, एंड यू कैन गेट वैलिटी ऑफ डबल वैलिटी इन द टेस्ट पैक और महापैक्स। Y188 is my referral code. Thank you so much. Bye. Take care. Study well. Blessings and all the best.